हम्म, ठीक। तो ये इन तमाम चीज़ों का जो भी डिस्कशन होगी, जो स्टडी होगी, वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, आज फर्स्ट टॉपिक है, तो हम ओबी को स्टडी करने से पहले कुछ इसका जो भी बैकग्राउंड है, जो स्ट्रक्चर है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? यस मैम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड व्हाट वी हैव टू डिस्कस हियर। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट जी द शेयर हो रही मैनेजर्स डू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो मैनेजर है वो क्या कर रहे होते हैं, मैनेजर के पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, और किन एरियाज को स्टडी करके आप मैनेजर के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। ठीक। आप लोग काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें, स्पेशली खालदा। ठीक। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास कि लिस्ट द मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द मैनेजर टू यूज द ओबी कॉन्सेप्ट्स। मींस के इसमें हमने किसी भी मैनेजर के इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और टेक्निकल स्किल्स को स्टडी करना है। फिफ्थ इज आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेजर बिहेवियर साइंस डिसिप्लिन ऑफ द टू द ओबी। सिक्स, डिस्क्राइब व्हाई द मैनेजर रिक्वायर्ड टू नॉलेज ऑफ ओबी। किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास ओबी की नॉलेज क्यों जरूरी है। ये किसी सेलेक्टिव डिपार्टमेंट की डिस्कशन नहीं है, ये मार्केटिंग की भी है, फाइनेंस वालों की भी है, एचआर की भी है, मीन्स के सारे डिपार्टमेंट्स की डिस्कशन है। और हर मैनेजर को ओबी के लिहाज से कितनी नॉलेज होनी चाहिए और किस तरह से उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, देन लास्ट हमारे पास बिहेवियर के बारे में। First content is what do manager do within the organization, what the manager do, and outside the organization what the manager do, and manager की working जो है वो OB में किस तरह से लेट कर सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैनेजर की एक्टिविटीज जो हमारे पास हैं, उस उन एक्टिविटीज में फर्स्ट हमारे पास है मेक डिसीजन, एलोकेट रिसोर्सेस एंड सॉरी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? ये स्लाइड्स की ही हो रही है ना? शेयर हो रही है। खालदा प्लीज अपना माइक आप म्यूट कर दीजिए। ओके। मैनेजर एक्टिविटीज, और इसमें हमारे पास किसी मैनेजर एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? मेक डिसीजन, एलोकेट रिसोर्सेज, डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ द अदर्स टू अटेन द गोल। फर्स्ट वन इज they have the ability to take any decision, prompt decision है, accidental decision है, वो सारा डिसीजन लेना जानता हो। allocate resources, less input more output वाला जो फॉर्मूला है कि आप by using available resources से या by यूजिंग लीस्ट रिसोर्सेज से आप अपना आउटपुट करके दिखा दें, ये एक मैनेजर की एक्टिविटी होगी। थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ द अदर टू अटेन गोल। काम करना एक अलग चीज होती है, काम करवाना अलग चीज है। तो काम करवाना आना चाहिए मैनेजर को कि वो अपनी टीम मेंबर से किस तरह से वर्क करवा सकते हैं, कैसे वो गोल अचीव कर सकते हैं, और कैसे वो तमाम मेंबर्स के माइंडसेट को उस गोल की तरफ इंटरेस्ट, उस गोल की तरफ इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे रोल होंगे, कौन कौन से ऐसे एरियाज होंगे जिसके ऊपर हमारा ओबी इफेक्ट कर रहा होगा। फर्स्ट वन आपके पास है सोशल यूनिट। सोशल यूनिट हमने किसको कहा? सोशल यूनिट मीन्स के बहुत सारे लोगों का आपस में जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे मेंबर्स का जो आपस में कंट्रीब्यूशन है, वो किस तरह का होना चाहिए। वो टू और मोर देन टू मेंबर्स हैं तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरह का होगा, उन सारे कोऑर्डिनेशन में हमारा गोल कैसे इफेक्ट कर रहा होगा, वो तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट सेमेस्टर में, आई थिंक के POLCA, पोलका हम किसे कहते हैं, और उस प्लानिंग में हमारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर किस तरह से इफेक्ट कर रहा होगा। अगर प्लानिंग में कुछ चेंजिंग करनी पड़े तो उन चेंजेस का एम्प्लॉयज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, या एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस की वजह से आपको अपने प्लान में किस तरह से चेंज लेकर आना होगा। मीन्स कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं। प्लानिंग विद द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज, बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज विद द प्लानिंग, इन दोनों का आपस में क्या रोल होगा।
Second is organizing. Organizing means you have to arrange according to your planning. ठीक है, आपके पास जो भी प्लानिंग हुई हुई है कि ओके वी हैव टू डू दिस वर्क विद इन दी 7 days और हमारे पास ये लेबर्स होंगे, ये हमारे पास ड्यूरेशन है, ये रिसोर्सेज हैं, तो ये सब कुछ आपने प्लान आउट कर लिया, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने अरेंज करना शुरू कर दिया, तो इट विल बी योर ऑर्गेनाइजिंग। अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट है या जो भी ऑर्गेनाइजिंग है, उस ऑर्गेनाइजिंग का आपके एम्प्लॉयज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मे बी हो सकता है कि किसी जूनियर को आपने टीम को लीड करने के लिए दे दिया, या किसी जूनियर के अंडर में आपने सीनियर को भेज दिया है कि ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पर कुछ बिहेवियर का चेंज आएगा उन सीनियर्स के साथ। ठीक है, अब जब बिहेवियर का चेंज आएगा तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में भी काफी इफेक्ट पड़ रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अटेंड पे काफी इफेक्ट पड़ रहा होगा। थर्ड वन इज लीडिंग। लीडिंग का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट होगा। लीडिंग बेसिकली यू हैव टू गिव सम गाइडेंस टू योर एम्प्लॉयज। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को आपने जो गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, इट विल बी योर लीडिंग। लीडिंग में ही आपके पास टाइम टू टाइम यू हैव टू गिव सम गाइडेंस टू योर एम्प्लॉयज, बट फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड द टास्क। डिवीजन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है लीडिंग से पहले, किसको क्या काम करना है, किसके पास कौन सा एरिया दिया हुआ है, लाइक किसी को डॉक्यूमेंटेशन दे दिया, किसी को प्रेजेंटेशन के लिए भेज दिया, किसी को रिसर्च करने के लिए दे दिया, किसी को आउटडोर सर्वे के लिए भेज दिया। तो हमारे पास डिफरेंट डिवीजन ऑफ वर्क हैं एम्प्लॉयज के दरमियान हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी टीम को लीड करना शुरू किया। ठीक, लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स टाइम टू टाइम यू हैव टू मॉनिटर योर टीम। ठीक है, हमने अपनी टीम को मॉनिटर करना टाइम टू टाइम। अब कंट्रोलिंग में भी हमारा बिहेवियर काफी चेंज हो रहा है एम्प्लॉयज के साथ, और एम्प्लॉयज का बिहेवियर भी बहुत चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कंट्रोलिंग में जब स्टेज आती है मॉनिटरिंग की, कि आपने अपनी टीम को मॉनिटर करना है, अपने स्टाफ को मॉनिटर करना है, तो मॉनिटरिंग में ही साथ में आपको कुछ मोटिवेशन भी देनी पड़ जाती है। समटाइम कुछ लैकनेस ऑफ वर्क नजर आ रही है एम्प्लॉयज की, तो जरूरी नहीं है कि आप हार्शली रिएक्ट करें। अगर आपने हार्शली रिएक्ट किया, आपने जो मॉनिटर कर रहे हैं साथ में, फिर आपने हार्शली रिएक्ट किया, तो हो सकता है कि वहां पर आकर एम्प्लॉयज का बिहेवियर चेंज हो जाए। तो उस बिहेवियर को आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, फिर उस बिहेवियर का इस कंट्रोलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर उस सिंगल पर्सन के बिहेवियर का पूरी टीम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिंग। प्लानिंग हम किसे कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। यस मैम। व्हाट इज प्लानिंग। मैम प्लानिंग ये होता है, मतलब कोई भी काम मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था प्लानिंग लास्ट बेसिकली जी मैं कहें। प्लानिंग में बेसिकली मैनेजमेंट में तो स्ट्रेटेजी को कहते हैं कि आपने आगे मतलब बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, और आगे उसके बारे में कितने लोग, अगर हम आगे ग्रो करेंगे तो उस वक्त हमारे पास मैनेजमेंट स्टाफ कितना होना चाहिए, और कौन कौन से क्या नाम है कैपिटल्स हमें अवेलेबल होना चाहिए, इस चीज को प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं ना। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे पास कितना टाइम ड्यूरेशन है। बट वेरी फर्स्ट इज यू हैव टू डिफाइन योर गोल। आपका जो भी गोल है, जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपने प्रॉपर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो प्लानिंग आप कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है आपके पास वो पेपर वर्क में शामिल हो सकता है, कि आपका जो भी ऑर्गेनाइज करने से पहले जो पेपर वर्क है, इट कुड बी योर प्लानिंग वेयर यू हैव टू डिफाइन योर गोल, डिफाइन योर स्ट्रेटजी, डिफाइन हाउ टू डेवलप योर प्लान, आप किस तरह से आगे डेवलप करेंगे, स्टेप्स क्या होंगे, आपके प्रोसीजर क्या होगा, तो उन तमाम चीज़ों की आपने प्लानिंग कर ली। फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आपने अपने वर्किंग को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। तो ऑर्गेनाइजिंग में आप कह सकते हैं कि यू हैव टू अरेंज योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग। जो भी आपने प्लानिंग की थी कि हाँ हमने 7 days में टास्क परफॉर्म करना है, ये आपकी प्लानिंग में शामिल था। अब 7 days को आपने किस तरह से डिवाइड किया कि वेरी फर्स्ट 2 days में आपने क्या वर्क करना है, थर्ड डे आपका क्या होगा, फोर्थ डे आपका क्या होगा। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर प्लान यू हैव टू अरेंज ऑल दी वर्किंग एरिया, इट विल बी योर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, सामने दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क आर टू बी डन, who is to do them, how the tasks are to be grouped, who report to whom, and where decisions are to be made। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है। इससे क्या होता है कि आपकी हिरार्की डिस्टर्ब नहीं होती। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट हो जाएगी ऑपरेशन लेवल से, तो जो मैनेजर बैठा हुआ है डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस में काफी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट वन इज
लीडिंग, व्हाट इज लीडिंग? लीडिंग हमने किसको कहा था? टाइम टू टाइम यू हैव टू गिव सम गाइडेंस टू योर टीम। आपके पास पूरी टीम मौजूद है, आपने पूरी प्लानिंग कर ली, आपने 7 डेज को डिवाइड भी कर लिया और ऑर्गेनाइज भी कर लिया, लेकिन आपने अपनी टीम को लीड नहीं किया, टीम को गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की है कि हाउ टू डू दैट वर्क एंड हु विल परफॉर्म दैट टास्क। तो ये तमाम चीजें आपने डिस्कस नहीं की कि किसको क्या वर्क करना था। सबको मालूम था कि हमने ये प्रोजेक्ट जो है ना 7 डेज में एंड करना है, ठीक है, और सबको ये भी मालूम था कि ये सारे अरेंजमेंट हो चुकी हैं, रिसोर्सेज ये मौजूद हैं और ये तमाम प्रोसीजर वगैरह हमारे सामने दिया हुआ है, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि उसने कौन सा वर्क करना है, उसको कौन सा टास्क दिया जा रहा है, या उसने अपने वर्क को किस तरह से इनिशिएट लेना है। सो लीडिंग आपके पास जो थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का, अ फंक्शन दैट इंक्लूड्स दी मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, डायरेक्टिंग अदर्स, सेलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल एंड रिजॉल्विंग दी कॉन्फ्लिक्ट। 4 चीजें आ गई कि आपको अपनी टीम को मोटिवेट भी करना है, ठीक है, उनको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करनी है साथ साथ कि किसने क्या काम करना है, किसने क्या काम नहीं करना और कैसे करना है, गाइडेंस आपको देनी है। सेलेक्टिंग दी मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक कम्युनिकेशन चैनल इफेक्टिव होना चाहिए कि आपने किस तरह से अपनी टीम से कम्युनिकेट करना है। अगर एक ही पर्सन पूरी टीम से कम्युनिकेट करेगा तो वहां भी कुछ हर्डल्स आ जाएंगे, तो आपने कम्युनिकेशन चैनल्स को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है। लास्ट वन इज यू हैव टू मिनिमाइज द रिस्क रिसोर्सेज एंड यू हैव टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं टीम के अंदर, आपने उन तमाम चीजों को रिजॉल्व करना है। इट विल बी इन योर लीडिंग स्टेज। ओके, लीडिंग के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेज है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आपके पास क्या था कि टाइम टू टाइम यू हैव टू मॉनिटर योर टीम, अपनी टीम का साथ साथ देखना है। ऐसा ना हो कि आपने सबको बता दिया फर्स्ट डे कि जी आपने ये वर्क करना है, आपने ये वर्क करना है और हमने 7 डेज में ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करना है। थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे आपने बिल्कुल मॉनिटर नहीं किया कि अभी स्टेज कहाँ तक पहुंची है उस वर्किंग की, कौन किस तरह से काम कर रहा है और कहाँ तक काम पहुंच चुका है। आपने लास्ट डे को अगर मॉनिटर किया तो इट मीन्स देयर विल बी लैकनेस इन योर कंट्रोलिंग एरिया। आपका जो कंट्रोलिंग एरिया था वहां पर कहीं ना कहीं लैकनेस है। सो इन कंट्रोलिंग यू हैव टू मॉनिटर योर टीम। अपनी टीम को आपने मॉनिटर करना है कि वो कहाँ तक उनकी वर्किंग पहुंच चुकी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहे, और कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो आप वो कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं तो आपने किस तरह से उनको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया है। इट विल बी इन योर controlling. So controlling is the monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant डेविएशन। जो भी प्लानिंग हुई थी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है, और अगर कहीं पर कुछ जरूरत है कुछ करेक्शन की, अपनी प्लानिंग को चेंज करने की माने सी, तो वो भी हमारे पास कंट्रोलिंग स्टेज में ही है। अच्छा, पोल का जो आपके पास था POLCA, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एक्शन। तो एक्शन बिल्कुल लास्ट स्टेज है। एक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली, बट एक्शन इज द लास्ट स्टेज ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्रोलिंग के बाद जो लास्ट स्टेज एक्शन की है, वहां पे क्या होता है कि आप अपने हर स्टेप को एवलुएट कर रहे होते हैं। एवलुएट मीन्स कि आपने कॉस्टिंग निकालनी है कि कितने टाइम फ्रेम में ये काम हो गया था जो मैंने 7 डेज दिए थे, मे बी कि वो वर्क जो है वो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है? आई थिंक ये अभी कुछ डिस्टर्बेंस हुई है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? नो मैम। आप ठीक है? अब ठीक है? ठीक है, ओके। ओके, सो Yes, ma'am. कंट्रोलिंग स्टेज में हमारे पास क्या, सॉरी एक्शन, आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें अगर आप क्लियर हो गई है तो। हाँ, सो लास्ट आपके पास थी एक्शन, जहाँ पे हमने हर स्टेप को 1 बाय 1 चेकआउट करना था, एवुलेट करना था, कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्टिंग ऑफ टाइम, कॉस्टिंग ऑफ लेबर, कॉस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दी हूँ अपनी टीम को, इतने की ज़रूरत नहीं थी, या हो सकता है कि रिसोर्सेज में कुछ चेंज आ गया हो मिड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। तो एक्शन हमारे पास लास्ट स्टेज है किसी भी मैनेजमेंट का फंक्शन की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि मैनेजमेंट ने मैनेजरियल रोल्स दिए थे। 3 तरह के रोल्स थे। एक तो आपके पास इंटरपर्सनल रोल था, सेकंड हमारे पास इंफॉर्मेशनल था, और थर्ड हमारे पास डिसीजनल था।
ये 3 रोल किसी भी मैनेजर के अंदर होने चाहिए। अच्छा, मिन्सबर्ग ने 2 चीजें दी थी, एक हमारे पास था रोल ऑफ मैनेजर, ठीक है, और एक हमारे पास था स्किल्स ऑफ एनी मैनेजर। तो यहाँ पर जो रोल ऑफ मैनेजर है, रोल में और स्किल्स में क्या डिफरेंस है, कुछ क्लियर है? मैनेजर के पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तो यहाँ पर रोल क्या होता है और स्किल्स क्या होते हैं, हमने किसको कहा? मैम स्किल्स तो देखिए उसकी अपनी चीजें हो जाएंगी कि उसके अंदर क्या स्किल्स है, क्या क्वालिटीज हैं, मतलब जो भी एक्सपीरियंस हो गया उसके अंदर, बंदे के अंदर जो क्वालिटीज होती है काम करने की, वो एक्सपर्टीज उसके अंदर है, तो ठीक है, स्किल्स पे आ जाएंगी। काबिलियत तो होती है। हेलो, ठीक है, रोल उसका वो होगा कि वो उसका अपना जो जगह वो काम कर रहा है ना, उसका हम्म, अपने साथ वालों के साथ क्या रोल प्ले कर रहा है, मतलब कैसा बिहेवियर है उसका वहां पर, लोगों के साथ रूड है, मतलब है ना, या तो फिर पोलाइट है, किस तरीके से, वो चीज इसके रोल में आ जाएगा। ठीक है। मेरे देखो ख्याल हाँ, से रोल जो मेरे हम्म, ख्याल से जो रोल है उसका वो जॉब स्टेटस है मेरे। आई थिंक रोल उसका जॉब स्टेटस है उसका, उस लिहाज से वो काम करेगा। रोल जो है वो स्टेटस है। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम भी फैमिली की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वही फैमिली के अंदर लेट सपोज के 4 भाई हैं एक फैमिली में, तो चारों के स्किल्स डिफरेंट होंगे, चारों के रोल बिल्कुल डिफरेंट होंगे। रोल क्या होता है, कुछ चीजें आपके बिहेवियर का पार्ट होती हैं, ठीक है, तो और स्किल्स क्या होते हैं कि कुछ चीजें आपकी नॉलेज का पार्ट होती हैं, वो नॉलेज जो आप बाहर जाके गेन कर रहे हैं, ठीक। जो स्किल्स है हमारे पास वो आपको बाहर जाके गेन करने हैं, आपने कुछ सीखना है बाहर से, ठीक है। और रोल जो है वो आपका पर्सनल होता है। पर्सनल मीन्स कि कुछ चीजें हमारे अंदर बाय बर्थ होती हैं, हमें जाके कहीं से कोर्स नहीं करना पड़ता उन चीजों का, लेकिन स्किल्स हमारे पास क्या है कि हमने बाकायदा सीखना होता है, उसको शॉर्ट कोर्स करना होता है, उसकी डिग्रीज लेनी होती हैं, वो किसी ना किसी एनवायरमेंट में जाके हमें लर्न करना होता है, तो वो तमाम चीजें हमारे पास स्किल्स में आ जाएंगी। रोल जो आपके पास है वो आपका पर्सनल है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोगों के पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों का माइंड सेट बहुत अच्छा होता है पास्ट को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, और कुछ लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा आता है। तो ये तमाम चीजें आपके स्किल्स नहीं है बल्कि रोल हैं, ये आपको जाकर सीखना नहीं है बल्कि ये चीज आपकी अपनी क्वालिटी है, कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मिन्सबर्ग ने कुछ चीजें शेयर की थी कि किसी मैनेजर के अंदर 3 तरह के रोल होने चाहिए, कि उसके पास है इंटरपर्सनल रोल, सेकंड इज इंफॉर्मेशनल रोल, एंड थर्ड इज डिसीजनल रोल, ठीक। अब यहाँ पर इंटरपर्सनल रोल क्या हो जाएंगे, फिगर अहेड। कुछ चीजें मतलब कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो अपने रूटीन की ड्यूटीज को अंडरस्टैंड करना जानते हैं, ठीक, कि उनके इंटरपर्सनल रोल है, उनको पता है कि हाँ मुझे मॉर्निंग में उठना है, मुझे फर्स्ट ये वर्क करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। उनको किसी ऐसी चीजें सिखाई नहीं थी बल्कि उनके बिहेवियर का पार्ट थी, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, लीडर। कुछ लोग बहुत ज्यादा लीडरशिप में ज्यादा होते हैं, या डायरेक्शन देना बहुत अच्छी आती है, गाइडेंस देना बहुत अच्छी आती है, सिखाना बहुत अच्छा आता है। अकाउंट्स आप सबको पढ़ना है, आप सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आप में से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो बहुत अच्छा पढ़ा भी सकता है अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को। इट मीन्स के उसके पास उसके जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, किसी सेलेक्टिव एरिया को लेकर। वही पर्सन में भी किसी थियोरेटिकल सब्जेक्ट को ना पढ़ा सके, हालांकि वो भी पढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो उसको ना पढ़ा सके, तो इट मीन्स कि उसके उस एरिया में इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वन इज लेजन। लेजन का नेटवर्क, आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली मैं यहाँ से म्यूट करी तो मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ रही है, आप लोग काइंडली माइक म्यूट कर लें। Third one is legion. Legion means कि maintain a network of the outside contract who provide the favors and information. लेजन हम किसे कहते हैं कि बाहर के कुछ चीजों को, बाहर के किसी नॉलेज को, किसी सिनेरियो को या किसी सीन को आप आकर अंदर इन्फॉर्म कर रहे हैं, या अंदर किसी सीन को ले जाके आप बाहर इन्फॉर्म कर रहे हैं। मीन से किसी भी सिनेरियो के बारे में कुछ कम्युनिकेट करना कि मैंने वहां पर ये देखा था, वहां पे ऐसा हुआ था। तो हर पर्सन हर सीन को कम्युनिकेट करना नहीं जानता, ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो परसीव बहुत अच्छा करेंगे लेकिन अपनी परसेप्शन को वो एलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक। इट मीन्स कि देयर विल बी लैकेज इन देयर लेजन, ठीक। कुछ लोग परसीव बहुत अच्छा करेंगे कि हाँ मैं वहां से गुजरा था, वहां पे ये हो रहा था,
और उस चीज को वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बड़ा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो इट मीन्स, अच्छा ये सब चीजें किसी शॉर्ट कोर्स का पार्ट नहीं होती हैं, किसी लर्निंग का पार्ट नहीं होती, ये आपके पर्सनल स्किल्स होते हैं। कुछ छोटे से बच्चे भी जो होते हैं तो वो अपने स्कूल की कंप्लीट रूटीन को जो है ना घर आके डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये हर बच्चे की क्वालिटी नहीं होती। इट मीन्स के उनके अंदर वो लेजन स्किल्स नहीं है, ठीक है, एंड लेजन स्किल्स आर देयर इंटरपर्सनल स्किल्स, ये उनके अंदर बाय बर्थ होते हैं। तो मिन्सबर्ग ने कहा कि हर मैनेजर के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, और इंटरपर्सनल स्किल्स में वो 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं, फिगर हेड, लीडर एंड रिलेशन। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशनल रोल भी उनके अंदर होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन रोल में क्या था? फर्स्ट वन इज पॉइंटर, सेकंड इज डिस्क्रिमिनेटर एंड थर्ड इज स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर मीन्स टाइम टू टाइम यू हैव टू मॉनिटर योर टीम, आपने देखना है, चेक करना है। जैसे हर स्टूडेंट जो क्लास में अच्छा मॉनिटर नहीं बन सकता, जो कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना जानता हो, जो अपनी टीम को लीड करना जानता हो, अपनी टीम को गाइड करना जानता हो, उनको अच्छे बुरे की चीज़ों के बारे में अच्छा बताना जानता हो, तो इट मीन्स कि उनकी मॉनिटर पावर अच्छी है, ठीक है। इसी तरह से घर के अंदर हमारे सारे सिबलिंग्स के जो बिहेवियर होते हैं वो सबके सेम नहीं होते, उनमें से कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसकी मॉनिटरशिप अच्छी होगी। तो जरूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ा है या वो सबसे छोटा है, मे बी वो सबसे छोटा हो घर में जो अच्छे से उस टीम को या उन सिबलिंग्स को मैनेज करना जानता हो, तो ये भी उनके पास एक मॉनिटर स्किल्स है। मॉनिटर इज ए रिसीव वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्व एज अ नर्व सेंटर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब बाहर के जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्या कहें, जो भी डेटा बेस है कह सकते हैं, तो वो जो भी डेटा है उसको आप आकर अंदर किस तरह से उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, या जो अंदर का डेटा है वो आपने किस तरह से इन्फॉर्म किया, या अपने एक्सपीरियंस को आप किस तरह से शेयर कर रहे हैं कि मैंने भी ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ तो आप ऐसा ना करो। मीन्स के अच्छे और बुरे के बारे में उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना, समझाना, और वो जो भी वर्किंग चल रही है उस वर्किंग में उन स्टेप्स में कहाँ कहाँ ब्लंडर्स हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें बताना। तो ये सब चीज़ें हमारे पास मॉनिटर स्किल्स में आ जाएगा, इंफॉर्मेशनल में। सेकंड इज डेफिनेटर, transmit information received from the outsider or from the other employees to members of the organization। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उन सारी इन्फो, कहते हैं ना कि कान धर लेना उन सारी बातों में, तो जरूरी नहीं है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन में 100% बिलीव कर लिया और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहे हैं, अपने बिहेवियर में आप चेंज आ रहे हैं। नहीं, आपने सुननी सबकी है, आपने ट्रांसमिट सारी इंफॉर्मेशन करनी है, लेकिन एम्प्लॉय से क्या डिस्कस करना है, या आउटसाइड दी बाउंड्री आपने क्या डिस्कस करना है, या बाहर की खबरों को आपने अंदर कैसे लेकर आना है। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास बहुत ही शॉकिंग न्यूज आती है, लेकिन हम एम्प्लॉयज से शेयर नहीं करते। बीइंग अ मैनेजर एम्प्लॉयज से फॉरन शेयर नहीं करते। आपको ऑर्डर मिल गया कि प्रोजेक्ट को अभी रोक दें, तो आप फॉरन एम्प्लॉयज से नहीं कहेंगे। इससे क्या होगा कि टीम डीमोटिवेट हो जाएगी। आपने वन बाय वन उनको स्टेप बाय स्टेप बताया कि नहीं अभी थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू जरूर करेंगे। मीन्स कि वो जो भी बाहर की इंफॉर्मेशन है वो आपने किस तरह से ट्रांसमिट की है अपनी सराउंडिंग में, अपने एनवायरमेंट में, वो हमारे पास डिसिमिनेटर में आ जाएगा। थर्ड वन इज स्पोक्स पर्सन, वही चीज के ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्लान, पॉलिसीज, एक्शन, रिजल्ट, सर्व एज अ एक्सपर्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान हैं, पॉलिसीज हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे हमारी टीम में जो इसको बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकेंगे। कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि एक्ट बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते, ठीक है। वो पॉलिसीज के ऊपर एक्ट जरूर करेंगे लेकिन पॉलिसीज को आगे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें हमारे पास स्पोक्स पर्सन में आ जाएंगी। अच्छा, आज है ये सेशन एंड हो जाएगा, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशनल के बाद डिसीजनल। डिसीजनल में हमारे पास 4 तरह के स्किल्स आ गए, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर और रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली कहते हैं एनी पर्सन हु इज टेकिंग सम रिस्क टू इनिशिएट एनी बिजनेस, ठीक है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन यही होती है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिस्क लेते हुए किसी बिजनेस को स्टार्ट कर दे, that will be entrepreneurship and that person will be entrepreneur. But being a manager, अपनी स्लाइड शेयर नहीं हो रही, स्लाइड शेयर नहीं हो रही, 10% के बाद वाली स्लाइड नहीं शेयर हो रही। डिसीजनल की
अब हो रही है डिसीजन? नो मैम, एंटरप्रेन्योर वाली नहीं आई अभी तक। यस मैम, हो रही है। हो रही है। ये डिसीजनल आपके पास मौजूद है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो है एंटरप्रेन्योर का है। क्लियर है अब? ओके, स्टार्ट लेते हैं। एंटरप्रेन्योर हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिस्क ले रहा हो और वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे, दैट पर्सन विल बी एंटरप्रेन्योर। बट बीइंग अ मैनेजर हमारे पास एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को मजीद बूस्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना जानते हो, ठीक है, दैट पर्सन विल बी एंटरप्रेन्योर। जैसे आपकी कंपनी जो है वो पिछले 11 सालों से जस्ट कुकीज के ऊपर ही वर्क करती आ रही थी। मैनेजर चेंज हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर चेंज हुआ, तो उसने क्या कहा कि हम कुकीज के साथ डिफरेंट स्नैक्स पे वर्क कर सकते हैं, या हम कुछ स्पंज के ऊपर वर्क कर सकते हैं, हम कॉन्फेक्शनरी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो उसने इस 1 साल के अंदर काफी चेंज लेकर आया है। तो मीन्स के दैट पर्सन हैव सम एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टर्बेंस हैंडलर। वही चीज आ गई कि कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो रहे हैं, जो भी फाइट्स हो रही हैं, जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी अराइज हो रहे हैं वहाँ पे, तो उसको बड़े अच्छे से हैंडल करना आता हो। थर्ड इज रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर मेक्स और अप्रूव सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन हो रहे हैं उनको अप्रूव करना आना चाहिए। रिसोर्स एलोकेटर कैसे कहेंगे कि एम्प्लॉइज को आपने ये अलाउ किया हुआ था कि आपके पास कहीं भी कोई कमी बेशी होगी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब वो जो कमी बेशी होगी कुछ रिसोर्सेज में, एम्प्लॉइज ने आपको कहा कि हमें ये रिसोर्सेज मजीद चाहिए, तो आपने उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, उनके रिक्वेस्टेशन को आपने अप्रूव किया, देन आपने प्रोवाइड कर दिए। तो दैट पर्सन हैव सम रिसोर्स एलोकेटर स्किल्स। लास्ट वन इज नेगोशिएटर। नेगोशिएट करना आना चाहिए। जो भी टीम के दरमियान वर्क चल रहा है, जो टीम की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, वहां पे कुछ नेगोशिएशन स्किल्स होने चाहिए। तो ये 3 चीजें हमारे पास थी कि किसी भी मैनेजर के अंदर मैनेजरल रोल कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास था इंटरपर्सनल रोल, सेकंड इंफॉर्मेशनल रोल, एंड थर्ड इज डिसीजनल रोल। ठीक। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी मैनेजर के अंदर स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स कौन कौन से हैं, वो भी हमारे पास 3 हैं। टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। नाम से शो हो रहा है कि टेक्निकल स्किल्स कौन कौन से होंगे, कि आपकी जो भी सिलेक्टिव एरिया है उसकी टेक्निकल स्किल कौन कौन से। जैसे आपने कहा कि मैं पिछले 11 सालों से एज अ प्रोडक्शन मैनेजर वर्क कर रहा था, तो जो आप 11 साल से वर्क कर रहे थे, मे बी कि आप टेक्सटाइल में वर्क करते आ रहे हो, अभी आप किसी फार्मा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, तो क्या आपके पास उसके स्किल्स हैं? टेक्निकल स्किल आपके पास थे, लेकिन आपका नेचर ऑफ टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट था, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो टेक्निकल स्किल क्या हो जाएंगे कि आपके जो भी सिलेक्टिव एरिया है उसकी जो भी नॉलेज है वो आपके पास है या नहीं। ह्यूमन स्किल्स जो आपके पर्सनल स्किल्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मीन्स के काम को समझना अच्छा, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, काम को समझना अच्छा आना चाहिए, और दूसरों को मोटिवेट करना अच्छा आना चाहिए, टीम के साथ काम करना जानते हो। तो ये सारी चीजें हमारे पास ह्यूमन स्किल्स का पार्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती हैं, जो अभी नजर नहीं आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, तो उसके बारे में हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स मीन कि हमने उसकी वो कहते हैं बहुत ही बारीक बीनी को समझा हुआ है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं कि हाँ अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे लेबर्स ये भी कह सकते हैं, या हमारी टीम मेंबर्स जो है वो ये भी बता सकती है, ये भी कर सकती है। तो कुछ चीजें हमारे पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, वो हमारे पास क्लियर है या नहीं। तो ये 3 चीजें हमारे पास मैनेजमेंट स्किल्स का पार्ट थी, और जो लास्ट हमारे पास था वो मैनेजरियल रोल का पार्ट था। इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? बहुत स्पीड में लेके चल रही हूँ क्योंकि हम ये सब चीजें पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट स्किल्स के बाद इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज। ठीक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ये, हाँ मैं कहता मैम आपकी स्लाइड शेयर तो हो रही है, मैंने मैनेजमेंट स्किल्स आपने खत्म कर दिया, अब मुझे शेयर, हाँ अब शेयर हुई है, क्या सबको ऐसे ही हो रही है या मुझे जी सबको ऐसी हो रही है, सिर्फ इनको ऐसे हो रही है? नो नो मैम, इनको ऐसी हो रही है कि हमें तो सही शो हो रही है। मुझे भी सही शो हो रही है। अच्छा, मुझे सही से
अच्छा, मैंने जो ग्रुप बना हुआ है ना व्हाट्सएप में, वहां पर मैंने सेम स्लाइड भी शेयर कर दी है, ठीक है। तो अगर कोई स्लाइड स्केप हो गई होगी तो आप वहां से भी देख लोगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज। ये हमने पहले नहीं पढ़ा था मैनेजमेंट में, थोड़ा सा न्यू होगा आप लोग के लिए शायद, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 चीजें होती हैं, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या हमारे डिपार्टमेंट को, किसी एक डिपार्टमेंट को वो इफेक्टिव बना सकती हैं या वो सक्सेसफुल बना सकती हैं, ठीक है, या वो एवरेज लेवल में चल सकती हैं। अब वो 4 चीजें क्या हैं? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, जो एक चलता चला आ रहा है सिस्टम के, जी यही पॉलिसीज हैं, यही प्रैक्टिस है, यही प्रोसीजर है, उसी के ऊपर काम करना है, तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, ठीक। कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद योर टीम मेंबर्स, आपका पेपर वर्क कैसा है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को आपने किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन की कुछ चीजें हैं। थर्ड हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज मौजूद हैं, उनकी प्लानिंग करनी है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनको उनके दरम्यान डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करना है, उनकी स्टाफिंग कैसे करनी है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की चीज़ें किस तरह से प्रोवाइड, उनको फर्दर ट्रेन कैसे करना है। तो ये चीज़ें हमारे पास HRM का पार्ट है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो HR को ज़्यादा फोकस कर रही होती है, वो हमारे पास किस स्टेज में होती है, वो एवरेज होती है, वो इफेक्टिव होती है, वो सक्सेसफुल होती है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। लास्ट हमारे पास जो है एरिया, वो नेटवर्किंग का है। नेटवर्किंग हमारे पास क्या है कि आपस में जो टीम की नेटवर्किंग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की नेटवर्किंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से किस तरह की है, मैनेजमेंट की नेटवर्किंग जो है वो HR से किस तरह की हुई हुई है, HR वालों की मार्केटिंग से किस तरह की है, या फिर एक ब्रांच की दूसरे ब्रांच के साथ नेटवर्किंग कैसी है। कहते हैं ना कि नहीं हमारी उस ब्रांच से तो बनती ही नहीं है, वहां पे फोन ना करो। तो इट मीन्स कि वो नेटवर्किंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, ठीक। तो ये 4 चीजें हैं, 4 एरियाज हैं जिनके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, और इन एरियाज के ऊपर वर्क करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव या सक्सेसफुल या एवरेज लेवल का बना सकते हैं। तो हमने किस स्टेज को या किस एरिया को कितना % कंसिडर करना है वो हम देख रहे हैं। एवरेज मैनेजर, सक्सेसफुल मैनेजर, इफेक्टिव मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे जो 4 चीजें थी, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की, HRM की, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। तो जो एवरेज मैनेजर हमारे पास है, वहां पे हमने कहा कि जो एवरेज मैनेजर होते हैं या एवरेज ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ज्यादा फोकस ना अपने ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बढ़ती नहीं है आगे, सक्सेसफुल नहीं होती, या वो इफेक्टिव, उसकी वर्किंग इफेक्टिव नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि उनका मेजर कंसिडरेशन कहाँ पे होता है? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट पे। उसके बाद उनका होता है कम्युनिकेशन पे। बहुत ही लीस्ट वर्किंग कर रहे होते हैं वो नेटवर्किंग पे। अब डेफिनेटली अगर नेटवर्किंग कम होगी तो आपका कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम होगा तो फिर आप आगे इतना ज्यादा अपने आप को शो नहीं कर सकते, या आप इतना आगे नहीं बढ़ सकते। तो डेफिनेटली यू विल बी इन योर एवरेज लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि जो एवरेज मैनेजर होते हैं, उनका जो मेजर पार्ट होता है वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को कंसिडर करने में लग जाता है, जबकि जो सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं उनका मेजर पार्ट नेटवर्किंग का होता है। नेटवर्किंग अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी, नेटवर्किंग दूसरे ब्रांड्स के साथ भी, नेटवर्किंग अमंग दी ऑर्गेनाइजेशन भी, नेटवर्किंग अमंग दी टीम मेंबर्स भी। कि अगर एक अली है तो अली का हमजा के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, किस तरह का रिलेशन है, तो हमारी टीम के